जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईज फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. On today, September 9, we will discuss MCQs related to these topics of current affairs from both prelims and mains perspective. प्रीलिम्स के MCQs और मेंस में वैल्यू एडिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज सितंबर 9 को इन टॉपिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, सो पहला टॉपिक क्या होगा आज की, अगर हम एजेंडा की बात करें, सो द एजेंडा ऑफ टुडे वुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, यूएन रिपोर्ट ऑन ओपन डिफेकेशन. यूनाइटेड नेशंस के जो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिन्होंने ओपन डिफेकेशन के ऊपर, स्पेशली जो लो इनकम नेशंस है, लो इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पे ओपन डिफेकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया है. दैट ओपन डिफेकेशन को ख़त्म करने के प्रयास में, खुले में जो शौच होती है, इस चीज़ को ख़त्म करने के प्रयास में लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम नेशंस, उनका क्या स्टेटस है. तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है. दैट वी विल डिस्कस. ये आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जीएस पेपर 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, जहाँ पे आपको सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चंस आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, वहाँ आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन द सेकंड थिंग इज वल्चर नेटवर्क. वल्चर नेटवर्क, तो यहाँ तो हमें ना दो चीज़ देखना है. एक तो वल्चर का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इंडिया में कौन कौन से स्पीसीज हैं वल्चर्स की, कौन कौन की वेराइटीज मिलती हैं, एंड वेयर दिस वल्चर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड. क्या ये कोई फिजिकल वल्चर नेटवर्क है, कोई फिजिकल सेंटर है वल्चर के कंजर्वेशन का, या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है वल्चर के कंजर्वेशन का. दैट वी विल डिस्कस. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क. एआई का यूज कर कर हेल्थ के सेक्टर में नए नए इनोवेशंस लाना, हेल्थ के सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना, इसका एक ना ग्लोबल नेटवर्क है. एंड आवर नेशन भारत, इंडिया इज ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क. इंडिया इस हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है, जिससे इंडिया में भी, हम एआई के फील्ड में इंडिया में भी हम रोज नए नए काम करते जा रहे हैं. सो इंडिया में भी एआई का इस्तेमाल कर कर हेल्थ में और बेहतरी होगी. इसी डायरेक्शन में ये एक पहल है, एक स्टेप है. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कपास किसान ऐप. व्हाट इज दिस कपास? कपास जो होता है ना, इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं. एक्चुअली में कपास जो हो गया वो रॉ फॉर्म हो गया है ना, या आप उसको सीड कॉटन बुला सकते हो जब वो सीड के फॉर्म में है. इसे हम लोग फिर थ्रेड निकालने का काम करते हैं, तो वो थ्रेड निकालने का जब काम करेंगे तो उसे आप कॉटन बुला सकते हो. सो दिस रॉ कॉटन या सीड कॉटन इज कपास. एक हिंदी वर्ड हो गया कपास. सो किसान को, जो किसान, जो हमारे फार्मर्स भाई, फार्मर्स बंधु कपास का कल्टीवेशन कर रहे हैं, सीड कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको किस तरह से एप्स के हेल्प से, डिजिटाइजेशन के हेल्प से, एआई का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके उनके लाइफ को, उनके कपास कल्टीवेशन को, कॉटन कल्टीवेशन को बेहतर बनाया जा सकता है ये. एंड देन अंगीकार. इसको अंगीकार पढ़ना है. अंगीकार, अंगीकार करना, खुद एक्सेप्ट करना, उस चीज को इंप्लीमेंट करना, अंगीकार करना. सो अंगीकार 2025 ये किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज को अंगीकार किया जा रहा है, किसे एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो देखेंगे हम. एंड देन कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन, और आज के लिए आपके न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे. ओके, सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर प्री-सिक्योर September 9. नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन ओपन डिफेकेशन. ठीक है, यूएन रिपोर्ट ऑन, इसे ऑन करो, फाउंड नहीं, यूएन रिपोर्ट ऑन ओपन डिफेकेशन. चलिए, कहाँ से मैंने ये आर्टिकल लिया आपके लिए, तो ये आर्टिकल लिया है मैंने डाउन टू अर्थ से. डाउन टू अर्थ विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. तो यहाँ पर वाटर से रिलेटेड न्यूज में क्या एक रिपोर्ट का मेंशन किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का. हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी एजेंसीज निकालती हैं, क्या बोल रहा है ये रिपोर्ट. पहले अगर हम न्यूज़पेपर की हेडिंग की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि ओपन डिफेकेशन जो है, खुले में शौच करने के जो, ये जो खुले में शौच करने का एक जो सोशल, क्या कह सकते हो आप उसको, सोशल बैकवर्डनेस है, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन लो इनकम ग्रुप्स, एंड दे आर वेरी 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 फार बिहाइंड एज दे आर 4 times हाइयर देन ग्लोबल एवरेज. मतलब ग्लोबल एवरेज में जो ओपन डिफेकेशन का रेट है, ये उससे 4 गुना ज़्यादा है. 4 गुना ज़्यादा ओपन डिफेकेशन होने का मतलब कि ये 4 गुना पीछे है ना. मतलब आप जब ओपन डिफेकेशन कम कर रहे हो, जितना ओपन डिफेकेशन कहीं कम रहेगा, अगर मान लो किसी नेशन में ओपन डिफेकेशन एकदम है ही नहीं, खत्म है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना.
यहां पे लो इनकम ग्रुप में क्या देखा गया कि 4 टाइम हाइयर है ग्लोबल एवरेज से, सो दैट्स रियली अ कंसर्न। अब तो मुझे ये बताओगे कि व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया। इंडिया में ओपन डिफेकेशन का, खुले में शौच करने का ये जो सोशल लेवल है या सोशल ड्रॉबैक है, उसका क्या स्टेटस है, ये आप मुझे बताइएगा रिसर्च करके। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट ओपन डिफेकेशन इन लो इनकम कंट्रीज रिमेन्ड 4 टाइम्स हायर than the global average, making them the only income group not on track to eliminate the practice by 2030. Yes, it is correct. ऐसे इंफॉर्मेशन ना, ऐसे फैक्ट्स आपको याद रहना चाहिए कि ओपन डिफेकेशन खत्म करने के लिए एक टारगेट रखा गया है कि पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से 2030 तक ओपन डिफेकेशन खत्म कर दिया जाएगा। बट स्टिल दिस लो इनकम कंट्रीज आर वेरी फार, वेरी स्लो ऑन अचीविंग दिस टारगेट, है ना। ये इकलौता एक ऐसा ग्रुप बचा है क्योंकि डेवलप्ड नेशन से या कई डेवलपिंग नेशन ने इस चीज को अचीव कर लिया है, बट स्टिल लो इनकम नेशंस जो हैं वो अभी भी लो इनकम नेशंस, लो इनकम कंट्रीज इस डायरेक्शन में बड़े पीछे हैं, इसलिए 2030 तक ये इस गोल को नहीं फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर इस गोल को 2030 तक फुलफिल करना है, देन लो इनकम कंट्रीज वुड नीड अ 7 गुना increase in access to safe water and an 18-fold increase in sanitation। मतलब काफी बड़ा टारगेट है कि अगर आपको 2030 तक इसको फुलफिल करना है तो भैया आप 7 गुना सेफ वाटर फैसिलिटी, 7 गुना सेफ वाटर एक्सेस फैसिलिटी बढ़ाइए एंड 18 गुना इंक्रीज इन सैनिटेशन फैसिलिटी बढ़ाइए। सो ये बड़े एम्बिशियस टारगेट है। इतना अचीव करने के लिए जो भी हमारे लो इनकम नेशन है, इनको एक्सटर्नल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है ना, इकोनॉमिक सपोर्ट्स की, फाइनेंशियल सपोर्ट्स की। बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, सी। चलिए अब हम जरा डिटेल में इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो इस रिपोर्ट की डिटेल की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूएन रिपोर्ट है, यूएन रिपोर्ट ऑन ओपन डिफेकेशन, ये अभी कौन कौन से ग्रुप कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, एक है WHO और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब यूनिसेफ और WHO मिलकर इस यूएन रिपोर्ट ऑन ओपन डिफेकेशन को रिलीज करने का काम कर रहे हैं। एंड एज पर दैट दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो ग्लोबल एवरेज है, उस ग्लोबल एवरेज से 4 टाइम ज्यादा ओपन डिफेकेशन लो इनकम नेशंस में होता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी फार फ्रॉम अचीविंग दिस टारगेट ऑफ 2030। ये रिपोर्ट रिलीज कब किया गया, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया वर्ल्ड वाटर वीक में। वर्ल्ड वाटर वीक जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कब, अगस्त 24 से लेकर 28 तक। अभी कंप्लीट हुआ ना अगस्त का महीना, तो उसी अगस्त के महीने में वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाता है। बाय द वे व्हाट इज दिस वर्ल्ड वाटर वीक, तो ये भी याद रखो, ये ना स्टॉकहोम स्वीडन में स्टॉकहोम स्वीडन में इस चीज को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वाटर वीक को। एक टाइप का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि वाटर इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि किस किस रीजन में क्या वाटर इश्यूज अवेलेबल हैं, कहाँ पे वाटर एक्सेस है या नहीं है, वाटर से रिलेटेड सैनिटेशन फैसिलिटी है या नहीं है, वगैरह वगैरह। पहला इस्टेब्लिशमेंट इसका 1991 में हुआ था, मतलब 1991 से वर्ल्ड वाटर वीक लगातार मनाया जा रहा है, हर साल अगस्त 24 से लेकर 28 तक। याद रखिएगा, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2000 टू 2024 विथ स्पेशल फोकस ऑन इनइक्वालिटीज, कि 2000 से लेकर 2024 तक, मतलब लास्ट 24 ईयर्स में हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं, जिसको हम लोग वॉश कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वॉश कैटेगरी मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कैटेगरी, इसको हम क्या बुलाते हैं भैया, वॉश कैटेगरी। वॉश माने वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और ज्यादा डिटेल्स में देखें हम इस जो भी हमारा यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, तो डिटेल्स क्या कहता है, दैट इनइक्वालिटीज, देयर आर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ विच द कंट्रीज आर फार बिहाइंड अचीविंग SDG 6। ये SDG 6 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर के इक्विटेबल एक्सेस की बात करता है, बट हमारे लो इनकम ग्रुप्स में ये इक्विटेबल एक्सेस नहीं है। People in low income nations, especially the minorities, ethnic minority groups, right, they face many kind of disparity as well as
जेंडर बर्डन भी होता है। जेंडर बर्डन क्या, कि जो विमेंस होती हैं इन लो इनकम नेशंस में या गर्ल्स होती हैं, इनको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है वाटर कलेक्ट करने में। मतलब अपने माथे पर वाटर लेकर नदी से आना, किसी तालाब से आना, अपना काफ़ी टाइम ये इसमें स्पेंड करती हैं, जिससे इनके ऑब्वियसली अब एजुकेशनल नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, उसमें कम टाइम देंगे, इनका हेल्थ इशू होगा वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। हालांकि एक इनकरेजिंग बात भी दिखी इस रिपोर्ट से कि 2015 से लेकर अगर 2024 की बात करें तो जो वाटर या सैनिटेशन एक्सेस है वो थोड़ा बढ़ा है, बट थोड़ा बढ़ा है। ग्लोबल कवरेज कितना बढ़ा है, पहले 48 था, अब 58% हुआ। मीन्स 2015 में 48% था और 2024 में 58% तक हुआ है। स्टिल अभी भी 60% के ही अराउंड है। क्या क्या एक्शंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें ना आपको मेंस में बड़े काम आएंगे आंसर्स लिखने में। तो क्या एक्शन हम ले सकते हैं, दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक वॉश सर्विस विच इज अ पार्ट ऑफ SDG 1.4, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वुड नीड टू डबल करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस। कि सबसे पहले तो आपको अपना जो प्रोग्रेस है उसको डबल कर दो, और साथ ही साथ वो जो 7 फोल्ड वाला मैंने पॉइंट बताया था कि बेसिक जो एक्सेस टू बेसिक वाटर है वो 7 गुना बढ़ाओ एंड हाइजीन जो है वो 18 गुना बढ़ाओ। ओवरऑल वर्क को डबल करने की जरूरत है एंड वाटर एक्सेस प्रोवाइड करना 7 गुना इंक्रीज एंड हाइजीन प्रोवाइड करना 18 गुना। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक स्पेशल नोट भी था मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, दैट इन अराउंड 70 कंट्री में किया गया, 70 कंट्री में, एंड इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल इनकम लेवल्स ग्रुप है ना, अगर हम एकदम सुपर रिच को छोड़ दें तो मिडिल हो गया या अपर मिडिल हो गया या लोअर मिडिल हो गया या पुअर ग्रुप जो हो गए, women and girls, they have many challenges even today related to the menstrual health. So that's really a concern. रिपोर्ट था यूएन वाटर, रिपोर्ट था यूएन का कि किस तरह से वाटर को लेकर या ओपन डिफेकेशन को लेकर इशू चल रहा है, बेसिक एक्सेस ऑफ वाटर को लेकर, उसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी मेंशन किया गया। ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज पे आ गया, वल्चर नेटवर्क पोर्टल पर। देखिए द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट इंडियाज फर्स्ट वल्चर नेटवर्क कंजर्वेशन पोर्टल इज लॉन्च्ड इन असम। यस, असम आजकल कई चीजों के लिए, कई एनकरेजिंग थिंग्स के लिए जाना जा रहा है, एंड obviously the people should be thankful towards the government as well as the people those who are working in government machinery and the people of the states who are supporting this conservation और progressive things, चाहे वो हम इकोनॉमी में बात करें, चाहे कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें या यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, सो असम इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च कर रहा है। इंडिया का पहला, नेशनल लेवल पे ही इंडिया का पहला हो रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा, वल्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक वल्चर रेस्टोरेंट भी आसाम में ओपन किया गया। कहाँ पे किया गया है बताना, आसाम प्रहरी में, जो स्मार्ट IAS फाउंडेशन के चैनल पर मैं आसाम प्रहरी करवा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है वल्चर रेस्टोरेंट के बारे में। अब रात को हो सकता है तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा कर आए होगे, वैसा ही एक वल्चर रेस्टोरेंट भी है वल्चर्स के खाने के लिए, देखना आसाम प्रहरी। आज भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा, बट जिन्होंने पहले पढ़ा है वो मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। सो वल्चर नेटवर्क पोर्टल के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड टू कंपाइल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट वल्चर्स इन इंडिया आसाम। यस, इट इज करेक्ट, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो वल्चर से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक डाटा उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होगा उसको प्रोवाइड करेगा। इट वुड बी ओपन टू ऑल, कोई भी इसको देख सकेगा। It is an initiative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the National Action Plan for Vulture Conservation. Actually में ये ना एक NGO का इनिशिएटिव है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change का नहीं। तो अगर हमें करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा भैया, वन ओनली। कौन से NGO का है वो देखो, यहाँ पर ये जो क्लिपिंग मैंने लगाई है इनके वेबसाइट की, NGO का नाम क्या है, वी फाउंडेशन इंडिया। वी फाउंडेशन इंडिया इज एक्चुअली एन NGO, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उन्हीं का ये आइडिया है वल्चर नेटवर्क पोर्टल। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इसमें ये डिफरेंट ग्रुप्स का हेल्प लेंगे, जैसे आसाम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क का हेल्प लेंगे, लासा शेयर केयर फाउंडेशन, सुराखा समिति, बिहोगो बंधु एंड अलग अलग ग्रुप्स का हेल्प लेंगे। बट दैट्स अ मेन इनिशिएटिव, जो प्राइमरी इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं वो है वी फाउंडेशन इंडिया, एक NGO। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस वल्चर नेटवर्क पोर्टल। तो एक क्लाउड बेस्ड, वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि वल्चर कंजर्वेशन को पूरे इंडिया में प्रमोट करेगा, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा स्टार्ट किया जा रहा है बाय एन NGO वी फाउंडेशन, जिसका काम क्या है एक NGO का, कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट हेल्थ के केस में, विमेन हेल्थ के केस में, हाइजीन के केस में, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एडुकेशन, पोवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के फील्ड में काम करता है। तो वल्चर कंजर्वेशन ऐसा ही हो गया। पर्पस क्या होगा, टू कलेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेड अवेयरनेस एज वेल एज टू फोकस ऑन द थ्रेट्स ऑफ कैरकास पॉइजनिंग,
विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ वल्चर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोफेनेक। ये जो हमारे वल्चर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, है ना, ये क्लीनिंग का काम करते हैं। एंड जैसे सपोज हमारे किसी सराउंडिंग्स में अगर किसी एनिमल की डेथ हो गई और उस बॉडी को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ना वो गलने लगेगा, उससे कई टाइप की बीमारियां फैलेंगी। बट वल्चर्स उसको गलने का काम नहीं करते हैं, ये गिद्ध आकर उसको खा जाते हैं। तभी तो चाइना गेट मूवी में वो हमारा क्या नाम था उसका, जगीरा बोलता था, अरे मिलेगा मिलेगा मांस मिलेगा खाने को। ये गिद्ध लोगों को पिक्चरों में, इंडिया के सिनेमा में कई बार ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए, एक बड़ी अच्छी बात क्या होगी इस वल्चर नेटवर्क पोर्टल का कि इट इज बिगनिंग विथ द लोकल लैंग्वेज, अखोमिया लैंग्वेज, एसएमएस लैंग्वेज से स्टार्ट किया जा रहा है, सो दैट द लोकल पीपल वुड हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वल्चर स्पीसीज। इंडिया में बात करें तो इंडिया में 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स मिलते हैं। जैसे वो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है, ओरिएंटेड व्हाइट बैक्ड वल्चर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इजिप्टियन वल्चर इंडेंजर्ड है, रेड हेडेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और बाकी के जो इंडियन ग्रीफोन है, हिमालयन है या सिनोरशियन बियर्डेड है, वो नियरली थ्रेटन्ड या लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। बट 5 आउट ऑफ 9 आर क्रिटिकली और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इनका कंजर्वेशन जरूरी है। अब जो वल्चर रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, ये मैंने आसाम प्रहरी में डिटेल में करवाया है। आज अगर ब्रीफली बात करूं तो ये कुल्सी कामरूप रीजन में आसाम का पहला वल्चर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया गया। सो दैट यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर वल्चर्स के लिए, अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और अब वहाँ पे आपने खाना मंगवाया कि भैया हमको बिरयानी दे दो, हमको वेज बिरयानी दे दो और साथ में नॉन वेज बिरयानी भी दे दो, हमको जो खाने का है हम खा लेंगे। तो वल्चर्स के लिए भी यहाँ पे बिरयानी प्रेजेंट रहेगी। कैसे बिरयानी प्रेजेंट रहेगी, वल्चर्स के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, कैरकैसेस प्रेजेंट रहेंगे, डाइक्लोफिनेक फ्री कैरकैसेस प्रेजेंट रहेंगे। मतलब ये जो डाइक्लोफिनेक होते हैं जो कि कैटल्स के कैरकैसेस में, कैटल्स के डेड बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वैसा कैरकास, वैसा बिरयानी यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे जो बिरयानी होगी उसमें डाइक्लोफिनेक या ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस नहीं रहेगा जो कि वल्चर के हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। यही है वल्चर रेस्टोरेंट आसाम का। इसको लेकर क्या कंसर्न थे, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये आसाम प्रहरी में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। गो थ्रू दैट वीडियो, पूछे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, बिकॉज ऑन द PIB मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन्होंने एक अपडेट किया। क्या अपडेट किया, दैट हेल्थ AI द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI इन हेल्थ इज वेलकमिंग इंडिया। मतलब ये जो एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि AI इन हेल्थ, मतलब AI का किस तरह से हेल्थ में यूज किया जा सकता है, वो इंडिया को भी वेलकम करने का काम कर रहा है। मीन्स इंडिया इज ज्वाइनिंग दिस AI नेटवर्क। सो लेट्स सी द MCQs रिलेटेड टू इट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जेनेवा दैट प्रमोट्स इक्विटेबल एक्सेस टू AI पावर्ड हेल्थ इनोवेशन। यस भैया, करेक्ट है, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जेनेवा बेस्ड है जो AI के यूज को हेल्थ में नए नए इनोवेशंस को सपोर्ट करता है, इक्विटेबल एक्सेस को सपोर्ट करता है। करेक्ट। दूसरा क्या, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लोबल हेल्थ रेगुलेटर्स फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। यस, हेल्थ केयर के केस में AI का रिस्पॉन्सिबल यूज हो सके, सेफ यूज हो सके, इक्विटेबल यूज हो सके, इसको प्रमोट करने का काम करेगा। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एज पार्ट ऑफ डिजिटल हेल्थ गवर्नेंस। अरे भाई, यूनाइटेड नेशंस की क्या जरूरत है, हर चीज यूनाइटेड नेशंस में नहीं होता है, कुछ NGOs नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क करते हैं। थर्ड रॉन्ग हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि हमें करेक्ट ढूंढना था। ए आंसर है। ठीक है, अब इसके डिटेल की हम बात करें हेल्थ ग्लोबल AI नेटवर्क की, तो जेनेवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब NGO है। आज इंडियन सोसाइटी के क्लासेस में तुम्हें NGO के बारे में या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप के बारे में क्लासेस में क्वेश्चंस भी करवाया था। इंडियन सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस भी आज हमने किया है अलग अलग टाइप के उसके क्लास में। ठीक है, इनका पर्पस क्या होगा, इनका ये जो ग्लोबल AI नेटवर्क है, हेल्थ AI ग्लोबल नेटवर्क है, इनका पर्पस है हेल्थ रेगुलेटर्स और साथ ही साथ AI का जो भी यूज है उसका यूज सेफ हो सके, इक्विटेबल शेयरिंग हो सके AI का हेल्थ के फील्ड में, वो मुहैया करवाना, उस चीज़ को एनश्योर करना। इंडिया की तरफ से कौन इसमें लीड करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डाटा साइंस, ये इंडिया की तरफ से लीड कर रहे हैं अलॉन्ग विथ इंडिया AI नेटवर्क। What is this India AI नेटवर्क? Look at here, यहाँ पे आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पिक्चर देख सकते हो और उनका एक विजन देख सकते हो इंडिया AI मिशन का। हालांकि ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था, 7 मार्च 2024 की बात कर रहे हैं, तब कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, पर आज न्यूज में है तो हम फिर से इंडिया AI की बात करें।
सो इंडिया एआई क्या है? दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल इनिशिएटिव, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पिक्चर आपको दिख रहा है। एक सेंट्रल इनिशिएटिव है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव एआई सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेटिव एनवायरमेंट प्रिपेयर किया जा सके, उसको लेकर भारत सरकार की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, ठीक है, जो इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में काम करेगा एआई के फील्ड में। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किसान ऐप। कपास के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सीड कॉटन को हम कपास किसान बोलते हैं। अगेन पीआईबी का अपडेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं कि भैया CCI, व्हाट इज दिस CCI? क्या है CCI? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये क्या बोल रहा है कि किसान ऐप जो है, कपास किसान ऐप जो है, दिस विल हेल्प टू स्ट्रीमलाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कॉटन प्रोक्योरमेंट्स, कि कॉटन प्रोक्योरमेंट को लेकर जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको और बेटर स्ट्रीमलाइन करेगा, इसको और बेटर ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? कपास किसान ऐप। सो पहला स्टेटमेंट क्या? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी इसलिए मैं बोलता हूं कि चीज़ों को ध्यान से देखिए, छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लिखा है बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थोड़ी लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो हम पहले स्टेटमेंट को सही मानेंगे कि गलत? बोलो क्या मानेंगे? गलत मानेंगे कि सही? गलत मानेंगे सर जी, इसलिए गलत। Second statement, the app enables cotton procurement directly from farmers under the MSP scheme. हाँ बिल्कुल, फार्मर से डायरेक्टली कॉटन का प्रोक्योरमेंट हो सके, जिससे मिडिल मैन के चक्कर में फार्मर्स बेचारे हमारे ना पड़े, ये इसका एक टारगेट है। सही है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स सच एज सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग एंड पेमेंट ट्रैकिंग टू एम्पावर कॉटन फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। यस, 2 and 3 आर करेक्ट, द आंसर इज बी। शाबाश। चलिए कपास किसान ऐप के हम और बाकी डिटेल्स को देखते हैं। सो CCI के अंडर काम करेगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। कब बनी थी? 1970 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल? बता दो अभी। देख सॉरी गाइज, ये गर्मी के दिनों में जुकाम क्या हो गया। ओह माँ। चलिए तो कहाँ थे हम? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, है ना। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, 1970 में बनी है। फीचर्स क्या है कपास किसान ऐप का? सीमलेस मतलब बिना किसी दिक्कत के प्रोक्यूरमेंट ऑफ कपास मतलब सीड कॉटन फ्रॉम फार्मर्स, so that they can have self registration facility, slot booking facility, payment tracking facility, जिनसे इनका कपास को सेल करना या सीड कॉटन को सेल करने का प्रोसेस और इजी हो सके। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, दैट विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। ये तुम मुझे बताओगे बापू का नाम लेकर, महात्मा गांधी का नाम लेकर, कि कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, कपास का इंडिया में। बाकी हम कपास किसान ऐप की बात करें थोड़े और डिटेल में, तो कपास किसान ऐप सिक्योरली रजिस्टर करने की फैसिलिटी देगा कॉटन फार्मर्स को, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करेगा, क्राउडिंग को रिड्यूस करेगा, मिडिलमैन सिस्टम को हटाएगा, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, जिससे कि फार्मर्स किसी भी टाइप के डिस्ट्रेस कंडीशन में, जैसे मालूम मार्केट में उन्हें कपास की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो MSP के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली पोर्टल के हेल्प से बेच सकेंगे, कोई मिडिलमैन उन्हें परेशान नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दैट्स वाई ये ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका एग्जाम्पल आप नहीं लिख सकते हो क्या गवर्नेंस के आंसर में, या आप किसान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है GS पेपर 3 में, तो आप वहाँ पे नहीं लिख सकते हो। आप इसको GS पेपर 4 एथिक्स के आंसर में लिख सकते हो कि किस तरह से गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सकता है डिजिटाइजेशन का यूज करके। बस ऐसा ही लिखना है, यही सीखना है मेंस के लिए। नेक्स्ट इज अंगीकार 2024 कैंपेन। अंगीकार करना, क्या बोला जा रहा है? अंगीकार 2025 लॉन्च टू रेज अवेयरनेस एंड फास्ट ट्रैक PM आवास योजना अर्बन। यहाँ पे आप यूनियन मिनिस्टर को भी देख सकते हैं। ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जरा इनकी फोटो ध्यान से देखिए, कौन है ये, इनका नाम क्या है? ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स, है ना, अर्बन डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं। नाम क्या है आप मुझे बताओगे? पिक्चर तो दिखा दिया मैंने। पहला स्टेटमेंट क्या अंगीकार का? इट एम्स टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 थ्रू लास्ट माइल अवेयरनेस एंड आउटरीच। यस, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ
अर्बन अफेयर्स थे, दैट्स वाई इसका मेन काम होगा प्रधानमंत्री आवास योजना को और ज़्यादा तेज करना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को तेज करना। सेकेंड, द कैंपेन इंक्लूड्स डोर टू डोर अवेयरनेस, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड फोकसेस पार्टिकुलरली ऑन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं अर्बन रीजन्स में, अर्बन रीजन की बात हो रही है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन होगा वो चाहे माइनॉरिटी ग्रुप हो या कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो, उनका डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, वो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन भी फास्ट हो सके, कोई भी घर पीछे नहीं छूटे। सबका साथ सबका विकास जो प्रिंसिपल है प्रधानमंत्री मोदी का, भारत के सरकार का, उस सबका साथ सबका विकास प्रिंसिपल के साथ चले, है ना। ये सारी चीजें मेंस के आंसर में यूज आएंगी बाबू। थर्ड, इट इज एन ईयर लॉन्ग कैंपेन बीइंग लॉन्च्ड इन सिलेक्ट स्मार्ट सिटीज। ना दादा ना, ये सारे इंडिया में लॉन्च होगा, अक्रॉस इंडिया, सो 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, नॉट ओनली इन स्मार्ट सिटीज, अक्रॉस द कंट्री। देखिए चलिए, सो इफ यू टॉक अबाउट द अंगीकार कैंपेन, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ये 2.0 क्या है, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना पहले लॉन्च किया जा चुका था, अब 2.0 स्टार्ट किया गया है सिंस द फर्स्ट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। सो अभी 2.0 के अंदर टारगेट क्या रखा गया, 1 करोड़ एडिशनल पक्का हाउस इन इंडिया बाय 2028, कि अर्बन रीजन्स में एडिशनली 1 करोड़ पक्का हाउस, मतलब ये जो परमानेंट बिल्ट हाउस है, ईंट से बने, सीमेंट से बने, वैसे 2028 तक 1 करोड़ और एडिशनल हाउस बनेंगे, है ना, इसे याद रखिएगा। स्पेशली किस सेक्शंस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, लो मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए, वगैरह वगैरह, इन ग्रुप्स के लिए। बाकी हम अपने अंगीकार स्कीम की बात करें तो अंगीकार स्कीम्स फास्ट ट्रैक वेरिफिकेशंस के लिए, एप्लीकेशंस को फास्ट करने के लिए, डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए, डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कि किन किन लोगों को नीड है, इस तरह से डोर टू डोर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अंगीकार कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि शहरों में रहने वाले, अर्बन रीजन में रहने वाले कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचे जो कई बार रेंट हाउस में रहते हैं, उन तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, या उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि ये फैसिलिटीज़ के लिए सरकार के सेंटर्स तक पहुंचे, तो वो लोग पीछे नहीं छूट जाएं। ये जो 1 करोड़ घर अर्बन सेंटर्स में 2028 तक बनाने का लक्ष्य है, उसको पूरा किया जा सके। दैट्स वाई अंगीकार कैंपेन चलाया जा रहा है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कल 8 सितंबर को मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था तुम्हें यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर। यस, ये एक्ट 1967 में बनाया गया था, क्योंकि तभी इंडिया में कई जगहों पर सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रहे थे, चाहे वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो इंडिया का वेस्ट हो। यहाँ पर जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उसको स्ट्रिक्टली डील करने के लिए, इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता को बनाए रखने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था। इसी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या यूएपीए जिसको पॉपुलरली बुलाते हैं, उसका सेक्शन 15 डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट which is punishable with imprisonment for a term of at least 5 years, कि कम से कम 5 के लिए, है ना, एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम 5 साल के लिए आप टेररिस्ट एक्ट में जेल में जा सकते हो। व्हाट इज दिस टेररिस्ट एक्ट? तो उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है दैट हुएवर डज एनी एक्ट विथ इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन, है ना, अगर आप सोच भी रहे हो कि आप देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाओगे, सिक्योरिटी, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो या इंडिया की सॉवरेनिटी हो, उसको नुकसान पहुंचाओगे, किसी भी टाइप के टेरर स्ट्राइक का पार्ट बनोगे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, है ना, फॉरेन कंट्री में भी हो, तो भी आपका ये एक्ट टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा एज पर द सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यूएपीए न्यूज में था, दैट्स वाई आपको ना यूएपीए के डिटेल्स मालूम होने चाहिए। फॉर हेयर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? डी। ये डिटेल्स लिख लेना, रिविजन के टाइम में ना प्रिंट करवा लेना, ठीक है। नए स्टूडेंट्स एक बार फिर से याद रखो, प्री सिक्योर को हमें पढ़ना कैसे है, नोट्स नहीं बनाना है आपको ना, कुछ चीज़ों का नोट्स बना सकते हो, कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगे वो अपनी कॉपी में लिख लो, अदरवाइज मैं हर रोज पीडीएफ तो शेयर करता ही हूँ, तुम पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ो। मंडे टू फ्राइडे प्री सिक्योर करवाऊंगा, सैटरडे संडे रिवाइज कर लो पीडीएफ ओपन करके या प्रिंट आउट करवा के। मंथली कंपाइलेशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे करके प्रिंट करके आप रिवाइज कर लीजिए, लिखने का काम आपका बच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन H1B वीजा से रिलेटेड है और यहाँ पे ना हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एज पर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द H1B वीजा प्रोग्राम अलाउज अमेरिकन एम्प्लॉयर्स टू हायर इमिग्रेंट वर्कर्स इन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ स्किल एंड एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री। जैसे हमारा प्यारा भारत इंडिया में हम लोग पढ़ाई लिखाई में तो भाई पीछे रहते नहीं है, मेहनत हमसे जितना करवा लो हम मेहनत तो करेंगे ही, लेकिन हमको चाहिए पैसा भी अच्छा, हमको अपने अमेरिकन ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं। लंदन ड्रीम्स के बाद अब अमेरिकन ड्रीम्स है, तो कम से कम बैचलर डिग्री वाले या हाई स्किल वाले ऐसे जो भी इंडियन है वो H1B वीजा प्रोग्राम के अंडर
अमेरिका जा सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हायर कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है, इसलिए ए तो आंसर होगा नहीं। दूसरा क्या, द नंबर ऑफ इनिशियल H1B वीजा इश्यूज ईच ईयर इज केप्ड एट 65,000, कि इनिशियली H1B वीजा जो है एक साल में 65,000 लोगों को ही इशू किया जाता है। हालांकि इसको ना इंक्रीज किया जा सकता है इन सर्टेन कंडीशंस, जैसे ग्रेजुएट लेवल्स को हायर करने के लिए 65,000 है, कि एक साल में 65,000 ग्रेजुएट्स को ये वीजा इशू किया जाएगा, चाहे वो इंडिया से हो या फिर इंडिया के अलावा बाकी नेशन से हो जहां पर स्किल्स हो। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो इनके लिए 10,000 और इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब 65,000 को इंक्रीज किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो सेकंड भी ट्रू हो गया, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या है, H1B वीजा स्टेटस होल्डर्स टिपिकली हैव एन इनिशियल 5 ईयर स्टे इन यूएसए। नो, नॉट 5 ईयर स्टे। इनिशियली कितना ईयर्स का स्टे? 3 ईयर्स का स्टे, जो कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए या आगे एक्सटेंड करने के लिए कितने साल का होगा? 6 ईयर्स का। ये एक्सटेंशन के बाद इनिशियली कितना साल का स्टे? 3 साल का। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा आंसर क्या होगा भैया? सी। ठीक है, सी। व्हाट इज द आंसर? सी। हाँ, चलिए, राइम अच्छे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला है ब्लड मून के ऊपर। आज भी आपको प्रशांत सर ने ब्लड मून के बारे में समझाया है। गो थ्रू दैट वीडियो, आपको ब्लड मून और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप इस ब्लड मून से रिलेटेड एमसीक्यू का आंसर करोगे। दूसरा क्वेश्चन है टिटास रिवर के ऊपर। दिस टिटास रिवर वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज। तो आपके लिए एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर भी। प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सिंसियरली करना है गाइस, जिसमें काम चोरी नहीं करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में तुमसे, बुझे? सो जस्ट फॉलो इट सिंसियरली। आपसे यही उम्मीद है, यही आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप अपना तयशुदा काम शिद्दत के साथ करोगे। और अगर शिद्दत से इस काम को करोगे ना, तो पूरी कायनात तुम्हें इससे मिलाने में हर संभव कोशिश करेगी। ऐसा किसने कहा था? बताना मुझे बाद में। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।